टकराव जीत का हम एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। बड़ा मैच इंडिया और न्यूजीलैंड का, लेकिन उससे पहले कल के मैच पर भी बात होगी इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का। इंग्लैंड कोई ख़ास परफॉर्मेंस तो दे नहीं रही इस वर्ल्ड कप में। हमें कहा जा रहा था कि यार आपकी परफॉर्मेंस बड़ी ख़राब है। सही है, हमारी है, हम नहीं कह रहे कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन हमने बहरहाल शुरू के 2 मैचेस और बड़ी कन्विंसिंग विक्ट्रीज ली हैं। हमने एक 81 रन से हमने जीता और दूसरा मैच हमने चेज़ करते हुए 48 साल का रिकॉर्ड बना दिया, तो एक बड़ा चेज़ हो गया। यहाँ पर हमारे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा, जब हम ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल रहे थे तो स्कोर हम कर सकते थे, हमने पूरे ओवर्स नहीं खेले, और पूरे ओवर शायद खेल लें तो कुछ डिफरेंस और डाल दें। बैटिंग लाइन में हमने थोड़ी गलतियाँ की, बॉलिंग में तो कर ही रहे, लेकिन बैटिंग में हमने गलती ये की कि थोड़ी जल्दबाजी कर दी। अगर हमारे ओपनर्स थोड़ी जल्दबाजी न करते और स्कोर 180 190 तक ले जाते दोनों, जैसे उनके ओपनर्स 259 तक गए, तो हमारे 200 भी करते या 180 भी कर लेते ना, तो अच्छा जा रहा था, बाकी मामला हो जाता। बाबर आजम पे थोड़ी सी बात करेंगे, क्या प्रेशर है बाबर आजम पे, क्यों स्कोर नहीं कर पा रहे? हालांकि वो बेस्ट प्लेयर हैं, वन ऑफ द फाइनेस्ट इस वक्त पाकिस्तान की, और हम उन पर रिलाई भी करते हैं। स्कोर करेंगे तो वो मैच पूरा टर्न कर सकते हैं, उनमें ये अहलियत है। अबू बकर हमारा रेगुलर पैनल हमारे साथ मौजूद है, सैफ खान साहब साबिक क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ साथ अहमद हमाद सिद्दीकी साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया जनाब अली तमाम हजरात का। अबू बकर साहब, पहले तो साउथ अफ्रीका इंग्लैंड, कल नीदरलैंड बहुत अच्छा खेली, उस पर तो मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने अपना पूरा, मैं कहता हूँ कि पोटेंशियल इस्तेमाल किया। एक टाइम पे 4-5 खिलाड़ी उनके वही 100 पर आउट थे, फिर वो 262 तक ले गए, तो वो अच्छा खेले और मैच को 49 ओवर में ले गए, और क्या चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दोनों मैचेस बड़े ही ज़बरदस्त हुए इन अ सेंस के इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियंस थे, डिफेंडिंग चैंपियंस थे और बहुत बुरी तरह हार गए। ना सिर्फ हार गए, बुरी तरह हार गए। और ये जो इंग्लैंड की हार है ये इतनी डैमेजिंग है इन टर्म्स ऑफ रन रेट, पॉइंट्स टेबल में इनको बड़ा हर्ट करेगी, हॉन्ट करती रहेगी बिल्कुल आखिरी मैच तक ये इंग्लैंड को, कल वाली जो इनकी हार है। और नेदरलैंड्स अगेन जिस तरह हमने बात करते थे उनके बारे में, पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी टीम है, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ खेलती है और बहुत यूनिटी के साथ खेलती है, लेकिन एक्सपीरियंस की कमी के बायस अगेन जब क्रंच सिचुएशन आती है तो एक्सपीरियंस आपका बहुत मैटर करता है, वहाँ वो लैक करते हैं, वहाँ पे श्रीलंका को एज था। दूसरी साइड पे साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड दोनों में इंटेंट की भी कमी दिखाई दी, और इंग्लैंड की एक जो कन्फ्यूजन है वो आप यहाँ से भी उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वर्ल्ड कप स्क्वाड में इंग्लैंड आ रही थी तो बेन स्टोक्स जो रिटायर्ड थे, उनको वापस लाया, ऑल्दो ही इज़ अ बिग प्लेयर, बहुत अच्छी मैच परफॉर्मेंस, लेकिन वो मेंटली एक तरह से लेकिन देखिए एक बंदा फॉर्म में नहीं है, फॉर्म इन अ सेंस कि वो गेम में नहीं है, आप उसको लाते हैं और उसके बाद इंटरवल्स में कभी खिलाते हैं, कभी नहीं खिलाते। भी की है अभी रिसेंट जो बायलैटरल सीरीज हुई है उनकी, उसमें उसने सेंचुरी। देखिए इसका और मतलब, कल बॉलिंग नहीं की, इसका मतलब है कि आप प्रिपेयर नहीं थे, आपका स्क्वाड क्लियर नहीं था, आपका कॉम्बिनेशन के हवाले से क्लैरिटी नहीं थी। और अगर बेन स्टोक्स बॉलिंग नहीं करवाते अरसलान, तो फिर बेन स्टोक्स मेरे ख्याल से इंग्लैंड के लिए उस तरह फ्रूटफुल नहीं हो सकते सिर्फ बैटिंग, खाली बैटिंग। अगर बेन स्टोक्स से उन्होंने प्रॉपर इंग्लैंड ने यूटिलाइजेशन लेनी है तो उनको बॉलिंग भी करवानी पड़ेगी, और अगर वो बॉलिंग नहीं करवा रहे इसका मतलब है वो प्रॉपर फिट नहीं है। तो इस सिचुएशन में ये पैनिक डिसीजन था बेन स्टोक्स को वापस लाना, नाम बड़ा है लेकिन टीम से बड़ा नहीं है। वो हवा हो गया ना, कल निकल गया वो हवा। बहुत अच्छे, आपने बड़ा सही बात कही है। सैफ भाई क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड वाले मैच पे? इंग्लैंड तो बिल्कुल ही वन साइडेड, 170, मतलब हम बेहतर जा रहे हैं यार। मुझे लग रहा है कि हम में पोटेंशियल है, हम उस पोटेंशियल का ना कहीं एक थोड़ा सा लैकिंग ये कर रहे हैं कि उसका सही यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे। 305 रन बना देना 370 को चेस करते हुए, तो बड़ी बात थी हमारे लिए। मैं तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था, मुझे लग रहा था ये इतना पैनिक कर जाते हैं कि 150 पर आउट हो जाएंगे, लेकिन अच्छा हम 305 कर गए। नहीं, अच्छी बात है कि हमने जो अपना रन रेट को तो मेंटेन किया, क्योंकि जब तक इस मैच आपको पहले पता है कि रन रेट ना मैटर करेगा, और पाकिस्तान की टीम में पोटेंशियल है, बस कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस सड़कों की नहीं हो रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। बाबर आजम पे बड़ा क्रिटिसाइज भी हो रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेयर है, वर्ल्ड नंबर 1 है, उसकी बड़ी दुनिया में नाम है और बड़ी परफॉर्मेंस उसने कर रखी है माजी में, लेकिन अभी उससे परफॉर्मेंस नहीं हो रही। बाबर आजम को चाहिए जिम्मेदारी से खेले, अपने ऊपर लेके खेले। कप्तान का काम यही होता है, माजी में जितने कप्तान देखें वो फ्रंट से लीड करते हैं, परफॉर्म करते हैं और वो मैच विनर बनते हैं। जैसे ऐसे नाम नहीं होता कप्तान, बड़े बड़े कप्तान बनने के लिए आपको शुड बी परफॉर्म इंपॉर्टेंट मैचेस में आपको परफॉर्म करना होता है। जहां तक बात है हमारे कल वाले मैच की, तो कल डेफिनेटली बहुत जबरदस्त मैच हुआ। जो क्रिकेट खेली है साउथ अफ्रीका ने, इसमें जितना क्रेडिट जाए
लासिन ने और जैसिन ने जिस तरह के आखिरी डेप्थ ओवर में बैटिंग की ना, यही साउथ अफ्रीका का खासा था। इस बार में आपको याद होगा क्लूजर आते थे, शॉन ऐसा ही है। होते थे, वो ये रोल प्ले करते थे और बहुत मतलब क्लूजर तो सबका फेवरेट था, मुझे बड़ा पसंद था। लेकिन आज जिस तरह इन्होंने बैटिंग की है ना, वो आउटस्टैंडिंग। एक मौके पे लग रहा था कि 320 325 ही हो पाएगा, लेकिन जिस तरह उन्होंने आखिरी ओवर बैटिंग की है ना, वो स्कोर को 399 तक ले गए। और जाहिर है इतना बड़ा टोटल जब आपके सामने लगा होता है तो बड़ी टीम में पैनिक हो जाता है। उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि 400 रन चेज हो। कोई जिस तरह की बैटिंग साउथ अफ्रीका ने की है, ऐसा चाहिए था कि ये इस तरह की 2-3 इनके प्लेयर्स को खेलना चाहिए थी इंग्लैंड के, लेकिन क्योंकि वो प्लेयर्स फॉर्म में नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं हो रही होता, तो इस बात पे शदीद हैरान हूँ अरसलान भाई कि मोइन अली जो इंडिया के अंदर आईपीएल खेलते हैं और बहुत कामयाब प्लेयर हैं, उनको इंडिया के अंदर रेस्ट कराना मेरी समझ से बाहर है। क्या टीम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, एकदम से 3 चेंजेस उन्होंने कल मैच में कर दी। बेन स्टोक्स का अबूबकर भाई ने कहा बिल्कुल ठीक है, वो ऑलराउंडर है, बॉलिंग भी अच्छी करता है, लेकिन उसका इशू शुरू से यही है कि वो जो है मेंटली कुछ प्रॉब्लम के साथ है। माजी में भी हुआ है, जब वो कुछ अर्से के लिए ऑस्ट्रेलिया चला गया था फैमिली के पास, और अभी रिटायरमेंट ले चुका है, तो उसको वापस लेकर आए। नो डाउट वो बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन में जब आपका प्लेयर क्रिकेट में नहीं हो, वापस आता है तो उसको 2-4 मैच चाहिए होते हैं अपने फॉर्म लाने के लिए, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, चाहे जितना प्लेयर बड़ा प्लेयर दुनिया में खेलता हो। सही बात। ये कि क्रेडिट जाता है साउथ अफ्रीका से, उन्होंने बहुत शानदार इनिंग खेली है। पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि पाकिस्तान को इंग्लैंड के हारने से बड़ा एडवांटेज हो गया हुआ है, और हमें चाहिए कि जो हमारे आने वाले मैचेस हैं वो जीतें, और जो हमारे कल मैच है अफगानिस्तान वाला, उसको एक अच्छे मार्जिन से जीतें, ताकि हम रन रेट को भी अपना मेंटेन करें। हाँ, और फिर हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे सैफ भी, बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे पास 6 पॉइंट्स आएंगे, बड़ा हौसला आ जाएगा हमें। अहमद भाई क्या कहते हैं सर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान को ऑब्वियसली 4 मैच हो चुके हैं, 5 रहते हैं, और उन 5 में जीत, हम वो बाकी चीज़ें छोड़ दें कि नेट रन रेट क्या होगा, सबसे पहली बात है कि कम से कम जीतें, पॉइंट सिक्योर करें। हाँ, अगर आप जीत रहे हो तो आपके पास गेम अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि आप मार्जिन ऑफ विक्ट्री जो है वो अपना बेहतर करें ताकि नेट रन रेट मिले। लेकिन पहला फोकस आपका ये होना चाहिए कि मैच जीते आप। और अफगानिस्तान जहाँ मैच होने जा रहा है चेन्नई में, ट्रू टर्नर है, स्पिनर्स को बहुत फेवर करती है। अफगानिस्तान के पास वन ऑफ द बेस्ट स्पिनिंग अटैक है। पाकिस्तान के स्पिनर्स हमें पता है स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने शादाब को भी खिलाया, हमने उसामा मीर को भी खिला के देख लिया। लेकिन एक मुझे हैरत इस बात की हुई कि जब आपके पार्ट टाइम स्पिनर इफ्तिखार अहमद इतने अच्छे कर रहे थे दोनों मैचेस में, एक मैच 4 ओवर में 22 और लास्ट मैच में 8 ओवर में 37, तो क्यों नहीं उनसे बाकी 2 ओवर करवाए गए? क्यों हारिस रऊफ को कराने थे ना? हारिस रऊफ की सेंचुरी करवाना चाह रहे थे, मेरा ख्याल है वो हुई नहीं। यही एतराज़ात हैं बाबर आजम के ऊपर कि एक आपके बॉलर इन टैंडम अगर बॉल कर रहे हैं नवाज और इफ्तिखार, और उन्होंने कंट्रोल किया किसी हद तक, तो वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं ऑन दी अदर साइड, और बैट्समैन उस प्रेशर से निकलने के लिए खुद कोई जबरदस्ती का शॉट खेलेगा तो वहां आपको विकेट मिल जाती है। इसी को कहते हैं कि आपने विकेट बाय करनी है किस तरह, प्रेशर बिल्ड करने के बाद। लेकिन आपने प्रेशर रिलीज कर दिया, आप फास्ट बॉलर ले आए, हसन अली ले आए। हसन अली के मुताबिक की ये फील्डिंग पिच ही नहीं है। आपने देख लिया हारिस रऊफ को, देख लिया आपने, मार्क वुड को देख लिया, एक्सट्रीम पेस, आपने ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को देख लिया। शाहीन को लेट लेकर आए अहमद भाई, शाहीन को भी लेट लेकर आए, शाहीन को जल्दी वापस आना चाहिए था। शाहीन ने तो जवाब दे दिया रवि शास्त्री को, जो कह रहे थे कि इनको वसीम अकरम ना समझा जाए, तो उन्होंने 5 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आउट करके मेरे ख्याल से रवि शास्त्री को तो खामोश कर दिया। और बहुत अच्छे सर, 50 रन देके 54 पे 5 आउट करना बहुत बड़ी बात है इन पिचेस पे। जहाँ 80-90 रन 8-9 की एवरेज से बाकियों को रन पड़ रहे थे, वहाँ शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। ये तो अगर हारिस रऊफ सही बॉल करने को आ जाए, हारिस रऊफ को ये समझने की जरूरत है कि T20 और वनडे में बड़ा फर्क है। देखिए आप 4 ओवर्स T20 मेरा ख्याल है अहमद भाई, थोड़ा सा अगर मैं इस सवाल को फ्लिप फ्लॉप कर लूँ, हारिस को और अबू बकर कुछ पूछना चाह रहे हैं, पहले आप पूछें। असलान भाई, मैं दोनों सीनियर्स की मौजूदगी में जो सैफ भाई ने बात की उसको कंटिन्यू करना चाहूँगा कि साउथ अफ्रीका ने जिस तरह बहुत बड़ा टोटल बोर्ड पे लगा दिया, 400 का टारगेट दे दिया, दूसरी साइड पर डिफेंडिंग चैंपियंस थे और इंग्लैंड भी बहुत कमाल क्रिकेट खेल रहे थे। तो इसको अगर हम रिलेट करें पाकिस्तान के साथ कि बाबर आजम टॉस जीत गए थे, तो इतने बड़े मैच में क्या उनको पहले बैटिंग करके ये स्ट्रैटेजी नहीं अपनानी चाहिए थी कि हम बड़ा टोटल इंपोज करें और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को अंडर प्रेशर ला के इस मैच में अपनी ग्रिप लाएं? क्या टॉस का जो डिसीजन था बाबर आजम का वो ठीक था? मैं सैफ भाई और दोनों से ये पूछना चाहूँगा। यार उस वक्त तो सारे कह रहे थे ठीक था। जी सैफ भाई, और पहले सैफ भाई और फिर अहमद भाई से पूछते। जी सैफ भाई,
नहीं, अबू बकर भाई ने जैसे सवाल किया, मैं समझता हूँ ऐसे मैचेस में, बड़े इवेंट के अंदर प्रेशर का जब आप पे हो तो आप पहले उसको बैटिंग कराते हैं, और आपकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है तो आप अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए पहले बैटिंग करते हैं ताकि आप डिफेंड कर सकें अपने टोटल को। पर जहां फ्लैट विकेट हो, जहां इतना इजी विकेट बना हुआ है कि वहां छक्के चौके आराम से लग रहे हैं, छोटी बाउंड्री है, आपने देखा बाउंड्री बहुत छोटी थी, 60 गज की बाउंड्री है, तो यहाँ पर तो बैटिंग कोई मतलब अच्छा फैसला नहीं था कि इस विकेट पर, इस ग्राउंड के अंदर आप टॉस जीत के बैटिंग करा रहे हो उस टीम को जो कि वैसे ही गिरी हुई थी, वो भी 2 मैच हारे हुए थे, तो इनको चाहिए था कि ये गलत फैसला चाहिए था, बैटिंग करते और ये लंबा टोटल लगाते, ये बड़ा टोटल बोर्ड में लगाते ताकि ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में होता, क्योंकि जाहिर है वो भी स्ट्रगल कर रहा था, एक मैच 2 मैच हारे हुए थे, और उनको ये बिल्कुल अबू भाई सही कह रहे हैं, मेरे मुताबिक ये बाबर आजम को पहले बैटिंग करनी चाहिए थी। चले अहमद भाई से भी पूछते हैं, अहमद भाई क्या करना चाहिए था टॉस जीत कर? मैं डिसएग्री करूंगा इससे। देखिए, आपने ड्यू फैक्टर देखा था, बगी कैमरा ग्राउंड में लाया गया था, उसके व्हील्स बिल्कुल वेट हो गए थे और हम बिल्कुल सही जा रहे थे, 35th ओवर तक बिल्कुल सही हम चेस कर रहे थे। उसके बाद इफ्तिखार की विकेट बड़ी क्रूशल थी और बाकी आने वाले बैट्समैन जिनको हम ऑलराउंडर्स कहते हैं, उनकी कारकर्दगी पे सवालिया निशान है। अदरवाइज आपके पास बैटिंग शादाब खान भी इसमें होते और प्रॉपर अपना रोल अदा करते। देखिए, एक आपको 2 ओवर अच्छे चाहिए थे 20-25 रन के, और ये आपका जो 8 तक चला गया था नेट रन रेट, ये बिल्कुल नीचे आ जाता, आपके ऊपर से प्रेशर कम हो जाता, इवन 368 भी हम चेज कर लेते। और टॉस जीतकर पहले दूसरी टीम को खिलाने का मकसद ही था कि ड्यू फैक्टर, और स्पिनर से बॉल नहीं ग्रिप होगा, फास्ट बॉलर से सीम मूवमेंट नहीं मिलेगी, और जो आइडियल होता है आपके चेज करने के लिए। हाँ, लेकिन ज़ेम्पा से बड़ा ग्रिप हुआ और इफ्तिखार ने। चले ब्रेक से वापस आते हैं तो एक बात भी वेलकम बैक जी। और अहमद भाई कुछ बात पूरी अपनी करना चाह रहे थे। अहमद भाई प्लीज़ बात पूरी करें। आप वो टॉस पर बात हो रही थी कि पहले टॉस का फैसला ठीक था, टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला ठीक था या नहीं? देखिए, 2 फैक्टर, एक तो मैंने ड्यू फैक्टर बताया, दूसरा इंडियन ग्राउंड्स की अगर डायमेंशन देखे जाए तो बाउंड्रीज छोटी हैं, तो आप अगर स्टार्ट आपको अच्छा मिलता है, आप अपने स्किल्स को बैक करते हैं, तो ये 8 से 10 रन जो है इंडियन कंडीशन में, जैसे जैसे 30 से ऑनवर्ड आपकी चली जाती है, 30 ओवर से ऑनवर्ड आपका चल जाता है, तो वो आप समझ लें कि 20-20 क्रिकेट आप खेल रहे हैं। और हम बड़े अच्छे प्लेस थे, 35 ओवर में हमने स्कोर अच्छा किया हुआ था, लेकिन वहां से हार की विकेट गिरी ना, वो मैं कहूंगा कि, और बाकी आने वाले बैट्समैन ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया। नवाज बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म, हसन अली ने कुछ नहीं किया, लेकिन रिजवान और इफ्तिखार जब तक खेल रहे थे, आप यू वर वेरी मच इन द गेम, और लग रहा था कि अगर ये पार्टनरशिप डीप लेके जाएंगे तो वो मैं कहूंगा कि मिस जजमेंट इफ्तिखार की, एक फ्लिपर जो बॉल है वो ऑब्वियसली स्किट करना था पढ़ने के बाद, वो मिस अच्छा, रिजवान वाले डिसीजन पर भी बहुत बात हो रही है सैफ भाई, अगर आपने वो आउट देखा है तो रिजवान वाले डिसीजन पर भी बहुत बात हो रही है कि वो डिसीजन कोई खास अच्छा डिसीजन नहीं था अंपायर का। जी हाँ, बिल्कुल, उस पर भी बड़ी बातें हुई हैं रिजवान डिसीजन पे। रिजवान अच्छा खेल रहा था, बिल्कुल अहमद भाई ने ठीक बात की, अगर ये दोनों इनिंग को बिल्ड करते, पार्टनरशिप लगाते तो डेफिनेटली स्कोर जो करीब पहुंच जाते। रिजवान का बिल्कुल फैसला देखे, समटाइम ऐसा होता है ये कि आप टीआरएस को भी क्या कह सकते हैं, कि समटाइम फैसले ऐसे हो रहे हैं आपको नजर आते हैं, और हम बिल्कुल इससे पहले वार्नर का फैसला भी देखें जो भी थोड़ा सा लग रहा था कि वो आउट नहीं था, डेविड वार्नर का जो हुआ था। हाँ बिल्कुल सही कह रहा, बिल्कुल ऐसा है, सही फैसला, मुझे भी सही नहीं लगा वो फैसला जो था। सैफ भाई, आजकल रूल्स चेंज हुए हैं, वो वाइट बॉल पर भी बड़ी बात हो रही है, विराट कोहली वाली वाइट बॉल पर, वो ठीक था? सॉरी, विराट कोहली वाली जो वाइट बॉल दी अंपायर ने, उसकी सेंचुरी। अच्छा चलो, यानी सेम टीम के साथ गया न्यूजीलैंड, और एक चीज़ अच्छी है कि रोहित शर्मा ने ये बड़ा क्लियरली कहा कि जी ठीक है, बस टॉस जीतना था और जीत गए, अब कोई ऐसी पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, बस ये कि कल हमने देखा तो थोड़ा ड्यू फैक्टर था। ठीक है, यही वो गेम्स होती हैं। देखें, आप ट्राई करें ना, कभी आप बैटिंग ट्राई करें, कभी आप बॉलिंग, जब आप इस पोजीशन में आ जाए कि आपको ईज है, मैच हारे या जीतें कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में से एक ने तो जीतना है, और दोनों के पॉइंट्स अभी टॉप पर हैं। और दूसरी तरफ मुझे न्यूजीलैंड के देखिए, यंग कैप्टन है, कोई डरा नहीं, उसने कहा बिल्कुल ठीक है जी, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले बैटिंग करें या बॉलिंग करें, हमारी दोनों चीज़ें अच्छी चल रही हैं। ये चीज़ बड़ा टोटल सेट करें, और डराना होता है दूसरी टीम के, थोड़ी कि दूसरे ने टॉस जीत कर आपको कुछ भी दे दिया तो आप पहले ही कहते हैं हाँ नहीं, हम तो वही करना चाहते थे जो वो करना चाह रहे हैं। एक टीम चेंजिंग इंडिया ने बताई है, हाँ, रिप्लेस किया हार्दिक पांड्या को सूर्य कुमार यादव ने। हाँ, तो मैं शायद थोड़ा सा टेक्निकल इंजर्ड है ना, एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पर इंडिया आज आपको थोड़ा सा ट्रिप करते हुए नजर आएगी आपको,
थोड़ा सा इंडिया आज ट्रिप करते हुए नजर आएगी। उसका रीज़न ये है कि रोहित शर्मा को हार्दिक पांड्या बॉलिंग में भी कुशन देते थे, बैटिंग में तो देते ही थे। तो आज मुझे ऐसे लगता है कि इनको शार्दुल ठाकुर की जगह भी अगर तो पांड्या नहीं खेल रहे थे। अच्छा, शार्दुल ठाकुर मुझे लगता है कोई पक्की दोस्ती है, कोई पर्ची है वो भी, और यार वो बड़ा फारिग सा प्लेयर है। मोहम्मद शमी को आज खिलाना चाहिए था, ताकि 3 प्रॉपर आपके बॉलर हो जाते। खिला देते, क्या था, अश्विन भी खिलाया, जो भी उनकी रिप्लेसमेंट होती है एज अ प्रॉपर बॉलर खिलाते, क्योंकि सूर्या कुमार यादव बैटिंग तो करेंगे लेकिन बॉलिंग में उनको वो कुशन नहीं मिलेगा जो हार्दिक पांड्या देते थे। दूसरा, आपने न्यूजीलैंड के कैप्टन की बात की, तो यंग कैप्टन नहीं है, बहुत अरसे से विलियमसन के साथ वाइस कैप्टन रहे। और देखें, वाइस कैप्टन होना एक अलग बात है, एक वर्ल्ड कप की कैप्टनसी पहली बार करना, केन विलियमसन एक्सपीरियंस कैप्टन है, उसके मुकाबले में तो देखें इस पार्ट ऑफ द जो जिस पार्ट में हम लोग रहते हैं और वहाँ पे ना देखें एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, बड़ा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सपोजर होता है। और उनकी जो क्वालिटी क्रिकेट है, इवन ए क्लास भी और डोमेस्टिक भी, और जो इंटरसिटीज़ वो खेलते हैं वो हमसे बहुत बेहतर है। हमारे डोमेस्टिक वाली सिचुएशन नहीं है। जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है हमारे यहाँ, क्वान्टिटी ऑफ क्रिकेट तो खेली जाती है। अभी बस ये ऑलमोस्ट फाइनल हो गया हमारा जो डोमेस्टिक सीजन था, 40 मैचेस हो गए, 50 मैचेस हो गए। किस क्वालिटी की क्रिकेट हुई ये कोई डिस्कस नहीं करेगा, उससे बेहतर था 10 क्वालिटी क्रिकेट के मैचेस करवाते। सारे के सारे आपके बगैर रिजल्ट लेस मैचेस जा रहे हैं, कोई एक आधे 2 मैच का रिजल्ट आता है, 10-10 मैच रिजल्ट लेस जाते हैं। सर चले एक मैच में अगर आपके 3-3 4-4 बैट्समैन डबल सेंचुरीज करेंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या रिजल्ट ओरिएंटेड मैचेस होंगे और वहां से आप क्या बॉलर्स निकालेंगे और या क्या बैट्समैन निकालेंगे। सैफ भाई क्या कहते हैं सर, सही है डिसीजन रोहित शर्मा का? हाँ, उनके हिसाब से ठीक डिसीजन है। उन्होंने अपनी जो है वो विनिंग कॉम्बिनेशन भी था, लेकिन फॉर्चुनेट आज पांड्या नहीं खेल रहा है और उन्होंने चेस करने पे उनको जोर है, तो वो चेस करने पे जा रहे हैं जैसी भी टीम है। हाँ, थोड़ा प्रॉब्लम उनको आएगी क्योंकि पांड्या बिल्कुल सही कहा अबू बकर भाई ने, क्वेश्चन देता था और ब्रेक थ्रू लेके देता था सिचुएशन जब ऐसी आती थी, और अपने 8-10-6-8 ओवर करता था बड़े मौके पे। तो वो उसके बाद जब सिचुएशन ऐसी आती थी बैटिंग में तो उसे बड़े मैच जितवाए भी पांड्या ने, परफॉर्म भी बड़ा किया। इसको प्रॉब्लम होगी अगर क्योंकि बड़ा मैच है दोनों के लिए, सिर्फ पॉइंट्स पे ऊपर जाने का मैच है, दोनों टीमें टॉप पर है। तो इंडिया नहीं चाहेगा कभी भी कि अपनी मैच हारे या वो मैच न्यूजीलैंड से लूज करके आगे जाए। दोनों टीमें जीतने पे जाएंगी, लेकिन फैसला उसका सही है अपने हिसाब से कि टॉस जीत के उसने बैटिंग कर रहा है, अपना बॉलिंग कर रहा है और वो चेस पे कंफर्टेबल है तो वो जा रहे हैं। न्यूजीलैंड भी आपको पता है बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा टॉम का ये बयान कि हमें फर्क नहीं पड़ता कि टॉस जीते या हारे, ये होता है कॉन्फिडेंस कप्तान के अंदर, वो फ्रंट से लीड करना या बहादुर कप्तान कहना। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा इसका ये फैसला जो उसके कमेंट्स का इसमें। अहमद भाई ओके, सारा कुछ सही, मुझे तो अच्छा लग रहा है। न्यूजीलैंड में मुझे एक चीज़ बड़ी पसंद आ रही है अहमद भाई, और वो है जो कैप्टन है ना, वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है यार। एक्सपीरियंस है, अरसलान टेस्ट मैच में भी खेलते हैं और ऑब्वियसली उसके बाद से, लेकिन इंडिया की टीम सिलेक्शन पे मुझे इतराज हुआ। आप लेफ्ट हैंडर देखें न्यूजीलैंड की टीम में कितने ज़्यादा हैं, डेविन कॉनवे है, चैपमैन है, रचिन रविंद्रा है, तो उनके अगेंस्ट बेटर ऑप्शन हो सकता था अगर आप रविचंद्र अश्विन को खिलाते। उनका एक्सपीरियंस भी है और ऑब्वियसली अपनी कंडीशन सब बड़े वायली कस्टमर है, उनका टीम में होना बेहतर होता। शार्दुल ठाकुर मुझे तो एवरेज लगे, पता नहीं किस तरह इंडियन टीम के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, मुझे कोई इतना एक्स प्लेयर नहीं नजर आया कि वो वहां भी दोस्ती यारी चल रही होगी अहमद भाई एक आधे पर। इतनी अच्छी इंडियन टीम में वो कैसे एडजस्ट हो गए। जहां तक न्यूजीलैंड की बात करें, 2 प्लेयर्स मैं देख रहा हूं जिन्होंने पाकिस्तान टूर पे बड़ा जबरदस्त अपना इम्पैक्ट डाला था, वो अभी तक परफॉर्म नहीं कर सके। एक मैं चैपमैन की बात कर रहा हूं और दूसरा मैं ग्लेन फिलिप्स की बात कर रहा हूं। ये जो बाउंड्री है इन दोनों बैट्समैन को इंतहाई सूट करती है। इनकी तरफ से अगर कोई ब्लाइंडर ऑफ एन इनिंग्स हो गई तो आप समझे इंडिया के लिए भी मुश्किल होगा। दूसरा एक कंपटीशन मैं वेट कर रहा हूं बिटवीन ट्रेंट बोल्ट एंड रोहित शर्मा। ट्रेंट बोल्ट भी शाहीन शाह अफरीदी की तरह फुल लेंथ बॉल करेंगे, इन स्विंग करेंगे, मूवमेंट लेकर आते हैं, लेकिन इनके पास एक्सपीरियंस है। तो मैं देखना चाहूंगा कि जो हमने देखा कि रोहित शर्मा जिस तरह बीच में से क्रॉस खेलते हैं इन स्विंग, क्योंकि उन्होंने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी के अगेंस्ट रोकना उनके लिए नुकसानदेह होगा, तो उन्होंने काउंटर अटैक किया। तो काउंटर अटैक के लिए आपको पता होना चाहिए ये जो बॉल मैं इन स्विंग कर रहा हूँ इस पे कहाँ शॉट खेला जा सकता है, और वो फेवर करते हैं स्क्वायर लेग और मिड विकेट। तो वहां पे फील्डर की प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये वहां पे टारगेट करते हैं और इनसाइड द बाउंड्री कैच आउट हो जाए, आपको ऐसे प्लेयर की विकेट जो है वो बाय करनी पड़ेगी। अगर रोहित शर्मा सेट हो गए तो वो सिंगल हैंडली मैच ले जाते हैं। तो एक अच्छा कॉम्पिटिशन देख रहा हूँ, देखते हैं कौन सी टीम जीतती है जो बेहतर खेलेगी ऑब्वियसली। चले एक ब्रेक लेते हो, वापस आता हूँ, जरा इस पर भी बात करेंगे कि क्या स्कोर सेट हो सकता है पहली बैटिंग में और कितना स्कोर सेट कर दे न्यूजीलैंड तो अंडर प्रेशर ला सकती है इंडिया को, क्योंकि बड़ा स्कोर अगर बोर्ड पर हो तो कोई भी टीम बड़ी से बड़ी अंडर प्रेशर आती है।
चले ब्रेक से वापस आते हैं तो एक बात भी करेंगे ज़रा पाकिस्तान के हवाले से भी। वेलकम बैक जी। हाँ जनाब अली अबू बकर साहब, पाकिस्तान के हवाले से हमारा है अब कल मैच, आज तो चलें इस पर हम बात कर ही रहे हैं। हमें डिसीजन में कल क्या देखना होगा? अगर स्पिन ऑब्वियसली अगर इंडिया में है आप, वो तो मतलब लग गए ना उनके फैन, मतलब हमारे क्रिकेटर्स को भी तंग करो, हमारे फैंस को पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे ना लगाने दो, ग्राउंड में पुलिस जा जाकर रोक रही है, आईसीसी सोई हुई है, सोई रहेगी मुझे लगता है बहुत देर तक, वीज़ास दिए नहीं उसके इशू पे अब वो सोच रहे हैं। पीसीबी की भी यहाँ बहुत बड़ी गलती है, खैर ऐसी बात नहीं है, पीसीबी को ये सारी चीज़ें बहुत पहले देखनी चाहिए थी। डिसीजन लेते हुए हम उनको फैसिलिटेट कर देते हैं हाइब्रिड मॉडल में, और वो आपके साथ जो कुछ कर रहे हैं वो आप देख रहे हैं। वो आपको पिक्चर देते हैं, जो होटल पहुँचे, हार पहनाया, बड़ा जी बेहतरीन वेलकम हो गया, और फिर ग्राउंड में वो सब वो सिर्फ एक दिखावे के लिए पिक्चर्स आ जाती हैं। असल में तो टीम बहुत ज़्यादा टेंशन आई, प्रेशर जो खुलेआम जा नहीं रही। बहरहाल कल की अब पिच ऑब्वियसली वो बनाएंगे स्पिन ट्रैक, आपको तो किसी सूरत वो क्या कहते हैं उसको, जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो नहीं देंगे। देखिए पास्ट इज़ पास्ट, इट्स ऑल हिस्ट्री नाउ। पाकिस्तान को चाहिए जो पहले वाले मैचेस हैं उनको बिल्कुल भूल जाए, लेट्स स्टार्ट अ न्यू पेज। और आज भी ना आईसीसी 12th मैन की सूरत में इंडिया के साथ खेल रहा है, बिल्कुल ही ये ग्रासलेस किस्म की पिच और ड्राई स्लो ट्रैक बनाया है ताकि इंडियन स्पिनर्स को जो है वो अकोमोडेट कर सकें। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि इतने बड़े ग्लोबल इवेंट में आप बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड, ना सिर्फ पाकिस्तान को तो आप उसके अलावा भी टारगेट करते हैं, किसी कंट्री को भी जो है ना आप लेवल प्लेइंग फील्ड किसी मैच में भी नहीं दे रहे। और इसी अगर प्रेसिडेंट को सामने रखें भी तो कल बिल्कुल आप 100% ये एक्सपेक्ट करें कि बहुत ही स्लो स्पिन ट्रैक बनाया जाएगा पाकिस्तान के लिए। तो अगर हमें ये सिचुएशन पता है तो डेफिनेटली जो वहाँ पर हमारे प्लेयर्स मौजूद हैं, हमारा स्टाफ, हमारी मैनेजमेंट मौजूद है, उन्हें भी डेफिनेटली पता होगा। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे बिल्कुल एज अर्लीस्ट एज पॉसिबल उनको एड्रेस करना पड़ेगा। जो लूप होल्स हैं, देखिए पहले वाली गलतियों से सीखेंगे तो आगे बेहतरी की तरफ जा सकेंगे। अगर गलतियां रिपीट करेंगे तो हमें बहुत जल्दी फिर बैक पैक्स करने पड़ेंगे। अब देखें कल का जो मैच है आपको अच्छी तरह पता है कि अगर हम टॉस जीत जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में हमारे लिए बहुत बेहतर होगा कि अगर हम, मुझे ऐसा फील होता है कि बेशक ड्यू फैक्टर है, पहले बैटिंग करें, एक बड़ा स्कोर इम्पोज करें। देखें यहाँ पर जिस तरह पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में बात हो रही थी कि बाबर ने शायद ड्यू फैक्टर को सामने रखते हुए, हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, सिर्फ एक ड्यू फैक्टर को सामने रखते हुए आप इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। असलन पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में 25 ओवर तक, अगर आपको भी याद हो 25 ओवर तक देयर वाज नो ड्यू, तो हम पहले भी कह रहे थे, लेकिन भारत के फैक्टर तो सामने, और उसके बाद जब ड्यू आया भी तो जैम्पा ने उसको यूटिलाइज किया। आप रिजवान की विकेट देखें, आप रिजवान की विकेट देखें, इफ्तिखार की विकेट देखें, वो ड्यू की वजह से स्किट कर रही थी बॉल ज्यादा। हमारी ना बॉल स्किट होती है और हमारा ना इशू, उसका रीजन ये है कि स्किल्स ही डेवलप नहीं करते आप स्किल्स डेवलप नहीं करते। आपके जो बॉलर्स हैं, आपने उसामा मीर को इतने बड़े मैच में खिलाया, उसको अनलकी रहा कि उसने कैच भी ड्रॉप किया जिससे उसका एक मोराल जो है ना डाउन चला गया, ना सिर्फ टीम का एक मोमेंटम बिल्कुल टूट गया। लेकिन ये कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं चाहेगा कि इतने बड़े इवेंट में वो जानबूझ के इस तरह की गलती करे। अब आपने उसामा मीर को अगर खिला दिया तो उसको प्रॉपर चांसेस दें, स्पेशली कल अफगानिस्तान के अगेंस्ट उसामा मीर को खिलाएं ताकि वो अपने स्किल्स को प्रॉपर तरीके से, अपने पोटेंशियल को, स्किल को दिखा सके। अहमद भाई, उसामा मीर को खिलाना चाहिए कल का मैच? देखें एक मैच में खिला के बाहर बैठा देना जाती है, क्योंकि हम काफी चांसेस देने के बाद हमने ड्रॉप किया शादाब को। तो अगर इनके साथ भी वही है तो फिर इनको कम से कम पूरा मौका दिया जाए ताकि एक ही दफा पता चले कि इनका फ्यूचर है ये नहीं है। आउट ऑफ फॉर्म थे, बैड डे हो सकता है किसी भी खिलाड़ी का। लेकिन जहां बात करें कि एडम जाम्पा ने यूटिलाइज किया, मैं कहूंगा एडम जाम्पा के यूटिलाइज करने से ज्यादा पाकिस्तान के बैट्समैन की बैड शॉट सिलेक्शन थी। आपको अगर फिनिश को आप खेल रहे हैं, आपको पता है आगे पड़ा वकील, उस पर आप कभी भी बैकफुट पे नहीं होंगे। आपको ऐसा बैट्समैन चाहिए था जिसके पास स्वीप शॉट होती। हम सरफराज को मिस कर रहे हैं, इतना आगे पड़ा हुआ बॉल, उसको अगर आप, रिजवान बहुत अच्छी मारता है, अहमद भाई नहीं मार रहा तो हमारा स्वीप पे आउट हुए, आउट भी उसी पे, हाँ तो मारते हुए ही हो गया। रिजवान बैकफुट पे जाके पुल कर रहे थे, वहां पे आउट हुए। अगर स्वीप करते लंबा पांव आगे निकाल के तब वो स्वीप, मैं कहता ये तो बैकफुट पे चले गए थे। और जा बैकफुट पे रहे, ये बात है। अंपायर कॉल है तो वो ऑब्वियसली अंपायर कॉल है। लेकिन बैट सिलेक्शन मैं कहूंगा कि पाकिस्तान के ज्यादातर बैट्समैन की, आप सारे डिसमिसल उठा के देख लें तो वो है ना, आप सेट होने के बाद अगर विकेट थ्रो कर दे तो वो क्रिमिनल है। जिसी तरह हमारे ओपनर्स की बात की जाए, दोनों ओपनर्स बड़े अच्छे सेट थे।
बाबर आजम को भी मैं ये नहीं कहूंगा कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है। जो छोटी इनिंग्स अभी तक खेल रहे हैं, आपको 2-4 शॉट्स ऐसी जबरदस्त क्लासिकल नजर आती है, आप कहते हैं कि वाह क्या शॉट है यार, मजा आ गया। बैड लक मैं कहूंगा कि बाबर आजम की, कि वो उनका इतनी छोटी इनिंग में आउट हो जाना पाकिस्तान के लिए और उनके लिए भी है। तो बड़े प्लेयर है और इंशाल्लाह जनाब बाबर आजम वापस मैं आएंगे फॉर्म सैफ में। भाई 5 से एक मैच चीज़ पूछूं, फिर उसके बाद अबू बकर आप बिल्कुल सवाल कीजिएगा। जी सैफ भाई, सेम बात आपसे, उसामा मीर को खिलाएं और बाबर आजम का इशू आपको क्या लग रहा है सैफ भाई? नहीं, जहाँ तक बात है इसकी उसामा मीर की, तो बिल्कुल उसको पूरा मौका देना चाहिए। आप लेके गए हैं उसको, और एक मैच से किसी का फैसला नहीं किया हो सकता कि वो कितना बड़ा प्लेयर है, कितना बड़ा बॉलर है। अनफॉर्चुनेट कैच ड्रॉप हुआ तो उसका कॉन्फिडेंस शेक हो गया, और जाहिर इतना बड़ा इवेंट खेल रहा है, हो जाता है, यंग लड़का है। और बात हुई अभी इस ट्रैक की जहाँ पर स्लो और ब्रेक विकेट है, तो डेफिनेटली अगर स्लो ब्रेक विकेट होता है तो मैं समझता हूँ इस मौके पर यहाँ पर उसामा मीर को खिलाना चाहिए हारिस रऊफ की जगह, क्योंकि पेस अटैक से हम नहीं परफॉर्म कर पा रहे, तो उसको रेस्ट भी देना चाहिए हारिस रऊफ को, और उसामा को खिलाए ताकि लेग स्पिनर है, और इससे हम एडवांटेज लेना चाहिए। नहीं, स्पिन इससे ट्रैक क्या पे मुराद मैं सैफ भाई, इसका मतलब कि शादाब को भी खिलाएं, उसामा मीर को भी खिलाएं, नवाज को भी खिलाएं, आप ये कह रहे हैं, और एक पेसर ड्रॉप कर दें? तो दो हारिस को ड्रॉप एक करके ऑप्शन उसामा मीर को है, खिलाएं, एक ऑप्शन और एक ऑप्शन और हो सकती है। लेट्स से हम उसामा को नहीं खिला रहे, हम सलमान अली आगा को खिला दें, क्योंकि जो उसामा मीर के कोटे के ओवर है वो इफ्तिखार तो पूरे कर रहे हैं, और सलमान अली आगा भी बॉल कर सकते हैं, तो अब आपकी बैटिंग और डीप हो सकती है, प्रॉपर बैट्समैन आ सकता है। जो ऑलराउंडर हम शादाब खान को मिस कर रहे हैं, वहाँ सलमान अली आगा को इंडक्ट कर सकते हैं, हमारी बैटिंग और स्ट्रांग हो सकती है। ओके, मैं पूछता हूँ। जी सैफ भाई, ये ऑप्शन भी ठीक है, बुरा नहीं है ये ऑप्शन भी, सलमान आगा को भी हम चांस दे सकते हैं, लेकिन हारिस रऊफ का नहीं बनता है इस विकेट पर ये मैच खेलना, और जहाँ स्पिनर खेलने पर इस मौके पे, इस मैच के अंदर इफ्तिखार से पूरे ओवर करवाने चाहिए। देखें इस बड़े मैचेस में, जो वनडे क्रिकेट, जो भी क्रिकेट हो, हम खेल रहे, हमारी बॉलिंग जहाँ स्ट्रगल कर रही हो, तो कोई बॉलर अगर पार्ट टाइम बॉलर भी अगर अच्छी बॉल कर रहा है तो उसके ओवर पूरे करवा देने चाहिए। मैं अगर कप्तान हूं तो मेरा फैसला ये होगा, जो अच्छी बॉल कर रहा है पार्ट टाइम उसके ओवर पूरे करवाने चाहिए। जी अबू बकर पूछिए सर। जिस तरह यही होती। दूसरी बात आपने की जैम्पा की, स्वीप नहीं मार रहे। देखें अब यहाँ लेग स्पिनर, आप भी सरसन क्रिकेट खेली है, अहमद भाई ने भी खेली है, जहां भी लेग स्पिनर, राइट आर्म लेग स्पिनर आए या लेफ्ट आर्म स्पिनर आए, तो हम पहला सोच क्या होती है, घुटना रख के स्वीप मारते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि स्वीप पे आपको बॉलर को भी हम डिस्टर्ब करते हैं, और हम अपने शॉट भी, पक्के रन भी होते हैं, सिंगल ले लेते हैं, चौका पूरा जो चौका हो जाता है। हम यहाँ स्वीप को लैग नहीं लग रहा है, वो लैग कर रहे हैं। स्वीप शॉट रिजवान मारता है, लेकिन हमारे प्लेयर बिल्कुल स्वीप नहीं मार रहे, लेग स्पिनर पे स्पेशली। स्पिनर की लाइन ही बिगड़ जाती है अगर आप स्वीप आना शुरू करते हैं। ओके। ये अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक सर, एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं तो इस पे बात करते हैं। अबू बकर आप अपना सवाल याद रखिएगा। वेलकम बैक जी। मैच शुरू हो चुका है, पहली बॉल होने जा रही है, जसप्रीत बुमराह बॉल करेंगे और डेविन कॉनवे उसको करेंगे फेस। कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे, अबू बकर पूछिए। एडम जैम्पा को हम डिस्कस कर रहे थे कि जैम्पा ने कैसे अपने 10 ओवर्स के कोटे को यूटिलाइज़ किया। तो अहमद भाई, जब जैम्पा रिजवान को बॉल करवा रहे थे ना, तो आप अच्छी कैप्टनसी कह सकें या दोनों का जो प्लान है वो कह सकें कि एक एक्स्ट्रा फील्डर लेग साइड पे उन्होंने रिजवान की स्वीप को न्यूट्रलाइज करने के लिए लिया हुआ था। उन्होंने फोर्स किया कि रिजवान को वो बैकफुट पे जाके पुल करके कोई गैप क्रिएट करने की कोशिश करें, अपनी नेचुरल स्वीप ना खेलें। तो उसकी वजह से मेंटल उन्होंने अटैक किया रिजवान पे, और रिजवान ट्रैप हुई। और सेम इफ्तिखार के साथ भी, इफ्तिखार का तो ब्लंडर था, वो बैकफुट पे चले गए, और बॉल जब स्किट कर रही हो तो आप एक लेग स्पिनर पे बैकफुट पे चले जाएं तो आपके लिए ये रिजल्ट्स तो आने ही हैं। तो साथ ही मैं इसी चीज़ के साथ इंटरैक्ट करूंगा अपने इस बात को कि हमारी टीम, हमारे ये प्लेयर स्पेशली रिजवान भी, इफ्तिखार तो कम खेले लेकिन रिजवान बहुत ज़्यादा यूएई कंडीशंस में खेलें, तो वहाँ पे बैकफुट पे जाके कंपैरेटिवली आप खेल सकते थे। ट्रैक्स बहुत ज़्यादा स्लो थे और आपको आदत हो गई थी। अब जब आप वहाँ से बाहर निकले हैं तो आपके लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। मैं अहमद भाई से इस बात पर कमेंट करना चाहूँगा, फिर हम सैफ भाई की तरफ चलते हैं। जी अहमद भाई, देखें, लेग स्पिनर या किसी भी स्पिनर्स को आप खेलते हैं, उसकी पुअर बॉलिंग तब हम कहते हैं कि बैट्समैन से वो पुल या कट खाए, और ये दोनों लेंथ शॉर्ट पिच बॉल पे होती है। और बैट्समैन क्या करता है, बैट्समैन के पास अगर स्वीप शॉट या स्पिनर्स के अगेंस्ट वो कहते हैं ना कदमों का इस्तेमाल ना करना आता, तो वो हमेशा स्ट्रगल करता पाएगा। ये दोनों बैट्समैन जो आउट हुए, एक तो इनको फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए था, आगे पड़ा हुआ गेंद था, और लेट से अगर वो ट्रू टर्नर नहीं है, इतना गेंद ब्रेक नहीं हो रहा था, तो आप जो, अगर आप कह रहे हैं एक्स्ट्रा फील्डर लेग साइड पे लिया हुआ था, तो आप डाउन द ग्राउंड
आपने देखा होगा कि ऑफ साइड पे सर्कल के अंदर उन्होंने फील्डर एडजस्ट किया होगा, तभी लेग साइड पे सर्कल के बाहर फील्डर दिया होगा। तो यहाँ इनोवेशन होनी चाहिए थी, इनसाइड आउट शॉट खेलना चाहिए था। अदरवाइज डाउन द ग्राउंड भी आप खेल सकते हैं, इतनी छोटी बाउंड्री है, तो काउंटर अटैक कहीं करना चाहिए था, तो वो नहीं नजर आया मेरे ख्याल से। क्या कहते हैं जी सैफ भाई? नहीं, बिल्कुल सही कहा अहमद भाई ने। जहाँ ब्रेक विकेट होता है या स्पिन और बॉल कर रहा होता है, स्वीप तो एक लेग स्पिनर के लिए बिल्कुल आप मारे तो उसकी लाइन और लेंथ भूल जाता है वो। और बिल्कुल सही, अगर शॉर्ट बॉल करे या पीछे बॉल करे, कट और स्वीप अगर खाता है बॉलर, तो उसकी लाइन वैसी खराब हो जाती है बड़े से बड़े बॉलर्स हो। हमने माजी में भी देखा कि शेन वॉर्न और मुरलीधरन जब दुनिया के टॉप क्लास बॉलर थे, पाकिस्तान के मैच होते थे, तो चाहे मोइन खान खेल रहे हो या राशिद भाई हो या यूसुफ यहाना हो या मोहम्मद यूसुफ हो या यूनुस खान हो, ये स्विप मार के अपना इंजमाम भाई वगैरह ये लोग उसको परेशान करते थे। सही तरह स्पेशली ये लोग स्विप मारते थे। जहां तक बात बिल्कुल सही कही है अहमद भाई ने भी कि आप जो है पीछे बॉल पड़ाओ, जो गैप होता है उस गैप में आपको खेलना चाहिए था। मैंने भी इस टूर्नामेंट में एक बात नोट की है, देखा है कि निकल के जब ज्यादा स्पिनर बॉल कर रहा होता है, निकल के सिंगल के लिए पुश करते हैं, वो नजर नहीं आ रही। निकल के या तो छक्के पे जाते हैं या हम सामने ड्राइव खेलते हैं या रोक के सिंगल लेते हैं। जो चल के सिंगल लेना होता है और निकल के थोड़ा सा उससे बॉलर भी थोड़ा प्रॉब्लम में आता है, कंफ्यूज होता है। वो चीजें थोड़ी नजर आई है। इनोवेशन करनी चाहिए, जहां सिचुएशन को देखते हुए अपने कदमों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है स्पिनर्स के खिलाफ। वो चीज लैग करी है, बिल्कुल सही बात की है। बॉल देख रहे हैं आप पहले तो जरा बुमराह की, और लाइन लेंथ देखिए ना, स्विंग नहीं हो रही। कभी वो बाहर की तरफ कर रहा है ऑफ साइड द स्टंप, कभी वो बिल्कुल टांगों पर बॉल कर रहा है, कभी वो बिल्कुल उस पैड की पोजीशन पे जहाँ लेग से। ये देखें, मैं कल साउथ अफ्रीका, तो मेरा ख्याल है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया कि बोवमा नहीं खेले। अच्छी कैप्टनसी हो गई साउथ अफ्रीका की। अच्छा, दूसरा उन्होंने शॉट फाइन लेग को अंदर खड़ा कर लिया ना, वहीं पे उन्होंने पीछे ऐसे किया, फ्लिक किया और कैच। मतलब ये होता है यार, इनोवेशन होती है फील्ड में। देखिए न्यू बॉल है और ओवरकास्ट क्लाउडी कंडीशंस है धर्मशाला में, तो एक अच्छा बॉलर, सीम एंड स्विंग वाला बॉलर, उनको यूटिलाइज़ करना जिसे आता है वो बहुत अच्छा यूटिलाइज़ करेगा। और बुमराह तो इस टाइम वन ऑफ द टॉप नॉच फास्ट बॉलर्स हैं, और शायद बहुत स्किल्स को उन्होंने अपग्रेड किया है अपने। और मैं तो कहता हूँ बायोमेडिक्स की इससे बड़ी कोई एग्जांपल हो नहीं सकती कि बुमराह ने अपने रन को शॉर्ट भी किया है, पेस ज़्यादा जनरेट भी की है और अपनी सीम एंड स्विंग को बेहतर तरीके से किया। एक ही एंगल से मुझे बुमराह की चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो उसका पता नहीं चलता। आप देखें, हाथ की पोजीशन चेंज नहीं करता, उसी पोजीशन से, हालांकि वो लगता ही है कि वो बिल्कुल बाहर बॉल करेगा, अगर राइट आर्म हो तो लेग साइड कर, लेकिन उसी सेम एंगल, उसी पोजीशन से आपको बीच में ब्लॉक होल्स पे भी करता नजर आएगा, लेग साइड पर भी, ऑफ साइड पर। ये होती है क्वालिटी। अच्छी टीम आपको कभी भी एक दफ़ा जब आप मैच से आउट हो जाएं तो दोबारा आपको मैच में कम बैक करने की चांस बिल्कुल नहीं इजाज़त देती। भी नहीं देती। और स्पेशली जब बहुत बड़ा टोटल हो तो वहाँ पे एक चीज़ जो बहुत मैटर करती है बड़ी पार्टनरशिप्स इंटरवल्स में, कि आप जो है ना स्ट्राइक को रोटेट करें। पाकिस्तान के साथ जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जी अहमद भाई नए बॉल का जो यूटिलाइज करना है ना, तो वो है विद इन द स्टंप्स। आप बैट्समैन को मैक्सिमम बॉल खिलवाएं। 90s का अगर ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक देख लें, ग्लेन मैकग्रा, क्या जबरदस्त नैगिंग लाइन एंड लेंथ। हमारे बॉलर्स का इशू, या जो भी बॉलर्स दुनिया भर के एक्सपेंसिव हो रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, पेस होने के बावजूद वेट दे रहे हैं। कंट्रोल बॉलिंग नहीं हो रही, डिसिप्लिन बॉलिंग नहीं हो रही। तो जहां इनडिसिप्लिन बॉलिंग होगी, ये वो पिचेस हैं कि बैट्समैन को आप रूम दे रहे हैं टू फ्री हिज आर्म, तो वो तो आसानी करेगा। तो जहां आप नेगिंग लाइन लेंथ, तो डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू द प्लान आके बॉल करेंगे, और जिस तरह कि आप अभी बता रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह की क्या जबरदस्त लाइन है, तो बैट्समैन को मैक्सिमम नया बॉल अगर आपने खिला दिया तो ये आपकी सक्सेस है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कंट्रोल, आपने एक बड़ा सही वर्ड यूज किया। मैं ये कहता हूँ सैफ भाई, आप उसका अगर एंगल देखें बुमराह का, तो लगता यूं है जब वो बॉल अपने हाथ उसका हवा में होता है तो लगता है ऐसे है कि वो हर बॉल लेग साइड पे करेगा, एक उमूमी तौर पे तासुर। लेकिन वो उसी एंगल के साथ बीच में ऑफ साइड पे, लेग पे कमाल कर देता है। उसका जो एक्शन है ना, हाथ की जो मूवमेंट है, वो लगता है कि वो उसका बॉल अंदर जाता है, अंदर वाला एक्शन है, इन स्विंग में उसका एक्शन है, बिल्कुल सही कहा। लेकिन वो उस तरह से जो यॉर्कर करता है ना, वो बहुत डेंजरस बॉल यॉर्कर करता है। उसके अलावा उसको जो अपनी लाइन और लेंथ है ना उसकी, विद इन द स्टंप बॉल करता है। देखिए, आपने बात की ना हमने कि फास्ट बॉलर रन्स बड़े पड़ रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात अहमद भाई ने कही है कि 3 विकेटों के दरमियान जो बॉल करेगा उस पर चांसेस भी होते हैं रन्स कम करने के और आउट होने के चांसेस होते हैं। जितना आप बाहर गेंद करेंगे, रूम बनेगा, उतने रन ज्यादा पड़ेंगे बॉलर्स को। बुमराह की क्वालिटी ये है कि वो लेंथ बॉल भी करता है, आगे भी करता है और सीम भी मारता है और आउट स्विंग भी करता है। चलिए जी, पहला चौका लग गया, कॉनवे ने पहला चौका मार दिया जनाब अली सिराज को।
पहला चौका लग गया, इफ्तिताह हो गया है जी बाउंड्रीज का। देखिए वनडे क्रिकेट है, रन तो बनेंगे ना, सर्किल में रन ना बने तो फिर तो मजा नहीं आएगा ना। अच्छा छक्के एक चौके बात सर्किल बताए में ना सैफ रहे। भाई और अहमद भाई और अबू बकर, हमारे पहले साथ सैफ भाई एक आपसे, बात, सैफ भाई ये जो हम बार बार कह रहे हैं कि 10 माह से जायद हो गए हैं पूरे 2023 में, हमने पावर प्ले में यार पूरा साल गुजर गया, वैसे तो कोई एक छक्का नहीं मारा, कोई फर्क पड़ता है इस बात से? यही तो मैं बात करने वाला था, आपने सवाल किसमें दे दिया। मेरा ये कहना था, हमने पिछले कितने मैचेस, कितने महीनों से हमने सर्किल में छक्का नहीं मारा। आप बताएं, जिस टीम की सर्किल ओवर में छक्के ना लगे और पावर हिटर नहीं हो, और वो तो कैसे आप लंबा टोटल करेंगे, मुझे बताइए आप। ठीक है, आप ग्राउंड शॉट्स बहुत अच्छे मारते हैं, आप नीचे अच्छा खेलते हैं, लेकिन जो प्रेशर डेवलप होता है वो छक्के मारने से ज्यादा होता है, और जितने छक्के लगेंगे आपको एवरेज रन रेट भी आपका बढ़ जाता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। तो ये तो बिल्कुल, आप अगर फखर जमान जैसे ओपन कर रहा हो या दूसरा कुछ ओपन कर रहा हो, रिजवान से तो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, या इमामुल हक से, रिजवान तो T20 में करता है, इमाम से या अब्दुल्ला अब्दुल्ला, शफीक, अब अब्दुल्ला शफीक अब मारने लगा, मतलब छक्के मार सकता है, मारता भी है वो, लेकिन सर्किल में नहीं लग रहे छक्के, और इमाम तो चांस लेता ही नहीं है छक्के मारने पे, पता है आपको। तो छक्के ना लगने बड़ा सेट बैक है, छक्के लगते हैं तो जाहिर ही बात है बहुत फर्क पड़ता है इसमें। जी एक अहमद गैम्बल ले भाई। लें, एक गैम्बल ले लें, अगर अभी आप कह रहे हैं कि पावर प्ले में छक्के नहीं लग रहे, लेकर गए आप सैर कराने के लिए मोहम्मद हारिस को, खिला दें उनको एक मैच, तो अब जिस दिन वो क्लिक तो वो उनमें वो यार सलाहियत है कि अहमद वो भाई पावर प्ले में वैसे बड़ी। एक बात है, ये गैम्बल ही होगा मोहम्मद हारिस को। एक तो मैंने एशियन जो गई थी टीम हमारी एशियन गेम्स से उसमें देख लिया, उससे पहले मैंने उसको यहाँ भी देख लिया खेलते हुए पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भाई अफगानिस्तान के आगे। परफॉर्मेंस सर अगर नहीं है देखी जाए तो ना फुटवर्क नहीं है परफॉर्मेंस अहमद भाई, खाली नहीं छक्के आती। मारना नहीं, एक छक्का मार के आउट हो जाएगा, वो फुटवर्क नहीं है उसका, उसको तो बहुत आराम से बड़ी टीम पकड़ लेगी। एग्जैक्टली यही तो इशू है, यही तो इशू है। और एक और गलत सिलेक्शन, अगर आपने इनको रिजर्व विकेट कीपर रखा है तो इंडियन कंडीशंस में जहां बाउंड्रीज छोटी है, जहां स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छी टेक्निक होनी चाहिए, आजम खान को हम मिस कर रहे हैं। हम सरफराज को चले नहीं खिलाया, तो आजम खान के पास तो बड़े हिट हैं, बड़े शॉट्स हैं, और इन छोटे ग्राउंड में अगर उनको मौका दिया जाता, मेरे ख्याल से वो बेटर ऑप्शन होता पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। यार लेकिन लेकिन वही पाकिस्तान बात है की कि तरफ से उसको मौका तो मिला है, कितना मौका तो मिला है सर उसको, लेकिन वो उस तरह प्रूव नहीं कर पाया, उसकी फिटनेस के भी बड़े मसाइल है ना। मौका मिला? नहीं नहीं, कितना मौका मिला आपने? अफगानिस्तान वाली सीरीज की बात कर रहे हैं। सर T20 तो खिलाया है हमने उसको, 7 से 8 से ज्यादा शायद मेरा ख्याल T20 खेल गया। उसके मुकाबले में फखर जमान को आपने कितने 18 इनिंग्स में कुछ नहीं किया, तो 18 इनिंग्स फिर दूसरे खिलाड़ी को भी दें आप, फिर फेयर डील होनी चाहिए। मतलब ये थोड़ी कि फखर जमान को ही आपने 18 इनिंग्स देनी है, आपने सर शादाब फखर खान की को तो एवरेज 18 देखिए ना। मैच परफॉर्मेंस हो या ना हो, तो क्राइटेरिया परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम की तरफ से खेलना। जो प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहा, दूसरे ऑप्शंस को देखें। पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट को देखें, कहां ऐसा लूप होल है कि हमें वो क्वालिटी प्लेयर नेशनल टीम में नहीं मिल रहे। T20 को फोकस कम। हुरैरा बहुत अच्छा प्लेयर है, हुरैरा को हमने किसी भी जगह पे नहीं भेजा, खेलने ही नहीं दिया ना उसको, मतलब एशियन गेम्स में भी नहीं भेज रहे, ए भी नहीं भेज रहे। प्लेयर्स बनाए जाते हैं अरसलान, हमने मैं भी अब्दुल यही कह रजाक को ऑलराउंडर बनाया, वो इनिशियली एज फास्ट बॉलर आए थे, उनको कॉन्फिडेंस दिया गया, उन पे काम किया गया होगा, ऐसे नहीं वो ऑलराउंडर बन गए होंगे। तो प्लेयर को बनाया, पोटेंशियल देखकर कोचेस का रोल यही आता है कि उस प्लेयर को ग्रूम करें, पॉलिश करें, इनको वर्ल्ड बीटर बनाएं, तो वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अबू बकर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट होता है बड़े इवेंट में, एक बॉलर एक बैट्समैन पे रिलाई करके आप बहुत हुआ एक आधा मैच जीत सकते हैं, टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। वर्सटाइल होना चाहिए आपकी टीम को, आपकी टीम में स्पिन अटैक होना चाहिए, फास्ट बॉलिंग अटैक होना चाहिए, ऑलराउंडर का टेस्ट होना चाहिए, और उसके बाद बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की पिचेस में जहाँ पे इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, और स्पेशली मिडिल ऑर्डर आपका और लेट मिडिल ऑर्डर तो और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है अगर आपके साथ हार्ड हिटर मौजूद नहीं है। एक इफ्तिखार में हम थोड़ी सी कैपेसिटी देख रहे हैं कि वो बड़ी हिट्स मार सकते हैं, लेकिन अभी तक वो फायरवर्क्स नजर नहीं आए जिस तरह इफ्तिखार पे एक्सपेक्ट कर रहे थे हम। थोड़ा सेंसिबल हिटिंग होती है ना यार। देखिए अब ये थोड़ी है कि आप 2-4 हिट मारी उसके बाद आप चले गए, मतलब आप शुरू ही हो गए बैकफुट पे जाके खेलना, मतलब आपको पता है सिचुएशन। इससे पहले हम जो बात कर रहे थे पिछले स्पेल में कि पार्टनरशिप्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। आप बुरी बॉल को चौका या छक्का मारें, लेकिन जो अच्छी बॉल्स हैं उनको डॉट करने के बजाय सिंगल्स में और स्ट्राइक रोटेट करने में कन्वर्ट करेंगे, तो तब जाके मैच आपके पास आएगा। आप बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेलते हैं, छक्का तो लगता ही नहीं है, डॉट बॉल्स भी बहुत ज्यादा खेल देते हैं, एक डबल प्रेशर अपने ऊपर बिल्डअप कर लेते हैं और उसके बाद रैश शॉट खेल के आउट हो जाते हैं।
क्या कहते हैं जी अहमद भाई और सैफ भाई, शॉर्ट में कमेंट चाहिए होगा। जहां आपको बड़े शॉट्स नहीं मिलते वहां सिंगल डबल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपकी रिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्कल के अंदर हमें पता है कि मिडिल ऑफ द ओवर्स में 4 फील्डर हैं, तो 4 फील्डर्स के होते हुए आप सिंगल ना ले सकें, आप गैप में बॉल को चलें, रिस्ट को ठीक। अच्छा जल्दी से अहमद भाई, क्या स्कोर होगा, क्या स्कोर होगा न्यूजीलैंड की तरफ से? न्यूजीलैंड देखें, डिपेंड करता है कि ओपनर्स पावर प्ले में क्या स्टार्ट देते हैं। 300 करना चाहिए इनको। जी सैफ भाई, 315 320 तक करेगा। इसमें इंडिया प्रेशर में आ जाएगी? डेफिनेटली आएगा। 300 प्लस जब भी होगा, जो भी टीम होगी प्रेशर आएगा उसमें। हाँ जी, अब पहले 10 ओवर्स इंपॉर्टेंट हैं, अगर विकेट्स लूज नहीं करते, डेफिनेटली प्रेशर आता है। विकेट्स लूज नहीं करते, अगर 60 रन भी बनाते हैं तो 300 प्लस जाएगा न्यूजीलैंड। चलें जी, बहुत शुक्रिया। सैफ भाई हमारे साथ मौजूद थे, साबिक क्रिकेटर हैं। अहमद हमाद सिद्दीकी साहब साबिक क्रिकेटर हैं, और उसके साथ साथ क्रिकेट एक्सपर्ट एनालिस्ट हैं। अबू बकर हमारा रेगुलर पैनल हमारे साथ मौजूद थे। शाम को 5 बजे फिर होती है आपसे मुलाकात, और देखेंगे कि पहली इनिंग के रिजल्ट क्या आते हैं, क्या स्कोर होता है, फिर उस पर ज़रा एनालिसिस करेंगे कि अगली इनिंग शुरू होगी तो क्या प्रेशर होगा, क्या प्रेशर नहीं होगा। जब तक के लिए इजाज़त लेते हैं।